हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मेक माई एग्जाम एन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आईबीटी। तो दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है। हर मंगलवार जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि सुबह 10 बजे वीकली करंट अफेयर्स द वेकअप शो लेकर आपके समक्ष हम मौजूद होंगे। तो मैं कुमार संभव आप सभी के समक्ष मौजूद हूं 29 जून से लेकर 5 जुलाई के करंट अफेयर्स को लेकर। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए आज के इस सफ़र में, जहां पर हम यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर साइमल्टेनियसली लाइव है और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 29 जून से 5 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, पहले न्यूज़ के फॉर्मेट में और उसके बाद हम उसके आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट जीके जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में क्विज को भी अटेंड करेंगे। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं और मैं सभी स्टूडेंट्स को जो देख रहे हैं हमें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, अपने कलीग्स के साथ, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, कि इस सेशन का लाभ जो है उन सभी विद्यार्थियों को मिल सके। तो समय को ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ ऑफ द डे की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29 जून से 5 जुलाई का करंट अफेयर जो आपके समक्ष मौजूद है। तो फर्स्ट न्यूज़ इज महाराष्ट्र लॉन्च वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल अंडर प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल जो है कोविड 19 को लेकर, कोरोना वायरस 19 को लेकर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसका नाम क्या रखा है, प्लेटिना। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो कोविड 19 कोरोना वायरस से जो पीड़ित जो पेशेंट्स थे, जो अब स्वस्थ हो चुके हैं, ऐसा पाया गया है कि उनके प्लाज्मा से एंटीडोट्स बनते हैं और वो फायदा करते हैं कोरोना वायरस के नए मरीजों के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं समाज की भलाई के लिए प्लाज्मा अपना डोनेट करे। प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का ही पार्ट होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल, क्योंकि आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव केस जो है किस इंडियन स्टेट में है, महाराष्ट्र में है, जहां पर लगभग 1.7 लाख से ज्यादा केसेस आ चुके हैं। तो वहां के लिए बहुत ही जरूरी न्यूज। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, कॉन्वालेसेंट का मतलब होता है जो मरीज अब स्वस्थ हो चुके हैं उसके प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 29 जून 2020 by the Maharashtra state government. The name of the project is Platina, which is very important, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट का नाम क्या है, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल होगा कोविड 19 पेशेंट्स के ऊपर। द प्रोजेक्ट वॉज वर्चुअली लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फॉर दिस ट्रायल प्रोजेक्ट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज गिवन द अप्रूवल टू कंडक्ट प्लाज्मा थेरेपी इन कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स एडमिटेड इन 21 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 21 सरकारी अस्पतालों में, जिसमें से 4 अस्पताल जो हैं वो मुंबई के हैं, उसमें आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनुमति दे दी है कि आप प्लाज्मा थेरेपी का ये जो सबसे बड़ा ट्रायल है आप उसे कर सकते हैं। तो मैं फिर से बता दूं कि प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का ही एक लिक्विड पार्ट होता है। जब ब्लड में से हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को हटा देते हैं तब जो हमारे पास बचता है एंजाइम, सॉल्ट, वाटर, ये या प्रोटीन, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, जो लाइट येलो कलर का होता है। तो प्लाज्मा एक ऐसी चीज है जो एंटीडोट क्रिएट कर रही है, किसके लिए, तो जो स्वस्थ हुए मरीज है, कोरोना वायरस से जो स्वस्थ हुए हैं उसकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो वो स्वस्थ हो गए, तो उनका प्लाज्मा अगर करंट पेशेंट्स में डाल दिया जाए तो उसका असर बहुत ही बेहतरीन दिख सकता है। इसको लेकर प्लेटिना नाम का ये प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र की कैपिटल इज मुंबई, सबको पता है, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल क्या है, जल्दी से बताइएगा। उसके अलावा मैं आपको लेकर चलता हूं, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी is the current governor of Maharashtra. Chief Minister of Maharashtra is
उद्धव ठाकरे, मुंबई जो है कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है, लेकिन विंटर कैपिटल मैंने आपसे पूछा है। तो बिल्कुल यहां पर सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये क्लास जूम पर नहीं आ रही है, जूम पे नहीं है क्लास, ये सिर्फ क्लास आपको मिल रही है यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। बिल्कुल किशोर शेट्टी, बिल्कुल सही उत्तर। नागपुर जो है इज द विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, मतलब विंटर सेशन जो है महाराष्ट्र विधानसभा का वो नागपुर में लगता है सर्दियों के मौसम में। तो बिल्कुल सही आप सभी का उत्तर। चलते हैं हम अगले न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज ये रहा आपके सामने। बेंगलुरु, द कैपिटल ऑफ कर्नाटका, बिकम्स इंडियाज ओनली सिटी इन टॉप 30 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग GSER 2020। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट या रैंकिंग 2020 स्टार्ट किया गया, जिसका पूरा नाम है द न्यू नॉर्मल फॉर द ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमी एंड द इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। तो इस पूरे रिपोर्ट का नाम क्या है? द न्यू नॉर्मल फॉर द ग्लोबल स्टार्टअप। पूरी दुनिया का जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप जो नए आइडियाज और इनोवेशंस के साथ स्टार्ट किया गया है। न्यू आइडियाज और इनोवेशंस के साथ स्टार्ट किया गया बिजनेस, बिजनेस नहीं कहलाता है, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप उसको कहते हैं। तो यहां पर एक रिपोर्ट निकाला गया है और वो रिपोर्ट कोविड-19 का इंपैक्ट क्या पड़ा है स्टार्टअप के ऊपर, और ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपकी कंट्री के अंदर स्टार्टअप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और जो नए आइडियाज और इनोवेटर्स है उसके लिए कैसा माहौल है, और वो माहौल डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। मीट्रिक्स क्या क्या है, पैमाना क्या है? परफॉर्मेंस। उसको फंडिंग कौन कर रहा है? कई बार न्यू स्टार्टअप्स को फंडिंग की प्रॉब्लम आती है। देन कनेक्टेडनेस की प्रॉब्लम आती है कि वो कई कंपनी से जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़ पाते, उनके आइडियाज कई बड़ी कंपनीज को पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं। टैलेंट और नॉलेज, इन चीजों को आधार मानकर आपकी कंट्री के अंदर, आपकी सिटी के अंदर वो कितना बेहतरीन इकोसिस्टम बना रखा है, वो तय करता है इस रैंकिंग को। और पूरी दुनिया में ये जो लिस्ट निकाली है 100 सिटीज की, तो उसमें टॉप 30 में इंडिया का सिर्फ एक शहर है जिसको हम बेंगलुरु कहते हैं, और इंडिया का स्टार्टअप कैपिटल भी कहते हैं इसको, बेंगलुरु को स्टार्टअप कैपिटल। तो वो 26वें पायदान पे आया है, 26th पोजीशन पे आया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा? स्टार्टअप जिनोम। ये स्टार्टअप जिनोम नाम की कंपनी है। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2010 में। स्टार्टअप जिनोम एक कंपनी है जो स्टार्टअप को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर एडवाइस करती है, रिसर्च कंपनी करती है सरकारों को और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स और प्राइवेट कंपनीज को ये एडवाइस करती है, सलाह मशविरा देती है। इस कंपनी का नाम है स्टार्टअप जिनोम, जिन्होंने ये रैंकिंग निकाली है। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 2010 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएसए में, कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। तो बेंगलुरु, पॉपुलरली नोन एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, हैज एडेड अनदर माइलस्टोन as it become the only city in the country to be included in world's top 30 startup ecosystem ranking and placed on 26th position। तो दुनिया के टॉप 30 शहरों में जहां पर स्टार्टअप का माहौल बहुत अच्छा है, उस स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में दुनिया के टॉप 30 शहर में इंडिया का इकलौता शहर है जो 26वें पायदान पे आया है। एट द सेम टाइम नेशंस कैपिटल दिल्ली, न्यू दिल्ली का पोजीशन क्या रहा पूरी दुनिया में? 36th इन द लिस्ट। वाइल कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली, यूएसए का जो सिलिकॉन वैली है, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, लेकिन यूएसए का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया को। वो इस लिस्ट में नंबर 1 पे रहा, कैलिफोर्निया नंबर 1 पे रहा, और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेंगलुरु 26th पोजीशन पे रहा। और कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर ये रैंकिंग निकाला गया? परफॉर्मेंस, फंडिंग, कनेक्टेडनेस, टैलेंट और नॉलेज। तो देखते हैं आपके कमेंट्स क्या हैं और उसके बाद चलते हैं हम अगली खबर की तरफ। बिल्कुल, बहुत खूब, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम हर हफ्ते मेक माई एग्जाम और आईबीटी आपके लिए जो है बेहतरीन पैकेजेस लेकर आता है, क्योंकि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड एचआरडी मिनिस्ट्री ने अनाउंस कर रखा है
कि हम अभी ऑनलाइन जो है वो सारे लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। 31 जुलाई तक तो पूरा ऑर्डर आ चुका है कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खुलेंगे। तो हमारे लिए सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने के लिए आप डाउनलोड करिए मेक माई एग्जाम का ऐप, और उस ऐप के ऊपर आपको ढेर सारी फैसिलिटीज मिलेंगी और बहुत ही यूजर फ्रेंडली ये ऐप बनाया गया है, जिसमें हर एक चीज की रिक्वायरमेंट जो स्टूडेंट्स को चाहिए होती है वो यहां पे रखा गया है। तो आप इसको डाउनलोड करिएगा मेक माई एग्जाम ऐप प्ले स्टोर से। तो चलते हैं थर्ड न्यूज की तरफ। इंडियन गवर्नमेंट बैंड 59 चाइनीज एप्स फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो भारत चाइना के मध्य जो भी तो कल खबर आई है कि भारत और चाइना ने अपने कदम थोड़े थोड़े पीछे खींचे हैं, शांति की तरफ एक कदम जो है, छोटा सा कदम जो है वो बढ़ाया गया है। लेकिन इंडिया चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है, जो अभी एक कंफ्लिक्ट चल रहा है ऑन LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर गलवान वैली के अंदर, उस चीज को देखते हुए भारत सरकार ने चाइना के 59 एप्लीकेशंस जो है, मोबाइल एप्स जो है, उसको बैन कर दिया है। लास्ट वीक भी हम लोगों ने बात करी थी इसके ऊपर और आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात कर रहे हैं। तो भारत ने क्या एक पॉइंट क्या दिया है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, भारत की अखंडता, भारत की सुरक्षा और भारत के इस सेफ्टी मेजर को देखते हुए हमारा मानना है कि ये ऐप सिक्योर नहीं है और ये भारत के कई ऐसी जानकारियां, कई ऐसे इंफॉर्मेशंस जो है उसे लीक करते हैं, जिस आधार पर भारत जो है इन एप्स को बैन कर रहा है। तो इंडिया बैंड 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस अमिड बॉर्डर स्टैंड ऑफ विद neighboring country China. The government has cited national security for banning these apps. राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इन 59 चाइनीज एप्स को बैन किया गया है। The ban covers some of the most popular apps in India like TikTok, ShareIt, UC Browser and WeChat, Cam Scanner. ये कुछ फेमस है, 59 में से कुछ फेमस एप्स हैं जिसको बैन किया गया है। तो ऑलमोस्ट ऑल द एप्स बैंड हैव सम प्रेफरेंशियल चाइनीज इंटरेस्ट एंड मेजॉरिटी हैव पेरेंट चाइनीज कंपनी। या तो बहुत ज्यादा इसमें चाइनीज शेयर धारकों का पैसा लगा हुआ था इन कंपनीज में, या फिर इनकी पेरेंट कंपनी, इनकी जो मेन कंपनी है वो चाइनीज कंपनी होने के कारण इसको बैन किया गया। तो ये लिस्ट आपके सामने मौजूद है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये लिस्ट मौजूद है जिसमें बेसिकली आप देख रहे हैं टिकटॉक, शेयरिट, कवाई, यूसी ब्राउजर, बैडू मैप, शेन, क्लैश ऑफ किंग्स, ड्यू बैटरी सेवर, हेलो ऐप, बहुत सारे ऐप्स हैं। तो ये जो ऐप्स हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप जो हैं वो बैन हुए और उसका सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव भी निकल रहा है और उसमें बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो हैं वो आगे आ रही हैं। चलिए, बहुत खूब, यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे दिनेश सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज ये रहा आपके सामने। यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह लॉन्चेस फर्स्ट एडिशन ऑफ मत्स्य संपदा। मत्स्य का मतलब होता है फिश और संपदा का मतलब होता है एसेट्स। तो मछली पालन जो है ये भी एक संपत्ति से कम नहीं है, संपदा से कम नहीं है। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने 2020 में मई 2020 में एक योजना लागू करी थी और उस योजना का नाम रखा था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मई 2020 में इस योजना की शुरुआत करी थी, जिसके लिए 20,050 करोड़ इन्वेस्ट किया गया। इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया इस स्कीम के अंदर, जहां पर मछली पालन, फिशरीज और एक्वा कल्चर से रिलेटेड जो है वो डाले गए हैं कि इसके अंदर हम कितना और प्रगति कर सकते हैं और इसके जितने भी हितधारक हैं उसको कितना फायदा हो सकता है। तो इसको लेकर एक न्यूज लेटर जो है वो छापा गया है और उस न्यूज लेटर के अंदर पूरी डिटेलिंग दी गई है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है उसका क्रियान्वयन जो है, उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो कैसे किया जाएगा। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गिरिराज सिंह किनके मंत्री हैं? फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के मिनिस्ट्री हैं गिरिराज सिंह। हैज लॉन्च द फर्स्ट एडिशन न्यूज लेटर। तो मत्स्य संपदा जो है एक न्यूज लेटर का नाम है,
एक न्यूज़लेटर, एक पत्रिका छापी है जो क्वार्टरली छपेगी मई 2020-21 से, मतलब उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर जो है 2020-21 मतलब अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2021 एक साल, और हर 3 महीने के बाद अप्रैल मई जून देन जुलाई अगस्त सितंबर, इस तरीके से हर 3 महीने के बाद क्वार्टरली इस न्यूज़लेटर को, इस पत्रिका को छापा जाएगा, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्रीज और एक्वाकल्चर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि किस तरीके से मछली पालन करने वालों को और इससे रिलेटेड जितने भी काम है उनको कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है। और ये स्कीम भारत सरकार ने कब लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री जी ने मई 2020 में। और इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट कितना था? शुरुआती इन्वेस्टमेंट तो 20,050 करोड़ रुपए जो है वो शुरुआती इन्वेस्टमेंट इस स्कीम को दिया गया। तो फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर of 2020-21 newsletter Matsya Sampada will be published on a quarterly basis. The operational guidelines for the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana scheme have also been published in the first edition of the newsletter कि ऑपरेशनल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को ऑपरेशनल कैसे किया जाएगा उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी इस न्यूज़लेटर में पब्लिश है। The newsletter will serve as a means of communication for educating and providing the latest information and developments related to the fisheries and aquaculture sector. तो फिशरी और एक्वाकल्चर सेक्टर से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना और तमाम तरह की जानकारियां देना उन सभी स्टेक होल्डर्स को जो इनके साथ और इस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या याद रखना है इस न्यूज से रिलेटेड? मत्स्य संपदा नाम का न्यूज़लेटर लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने, गिरिराज सिंह जी ने। और मत्स्य संपदा जो है वो किस योजना से रिलेटेड है? जो क्वार्टरली एक न्यूज़लेटर पब्लिश किया जाएगा वो किस योजना से रिलेटेड है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से रिलेटेड, जिसकी जानकारी मैंने आपके समक्ष रख दी है। अब मैं आपके कमेंट की तरफ आ रहा हूं। तो बिल्कुल सही है, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको करना क्या है? हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन सभी को ये सूचना दे दी जाए कि हमारा ये जो वीकली करंट अफेयर्स द वेकअप शो है हर मंगलवार को सुबह 10 बजे आता है, जहां पर हम पूरे वीक की खबर का डिटेल में एनालिसिस करते हैं और फिर आज ही के शो के अंत में हम आज ही के शो से रिलेटेड क्विज भी अटेंड करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज होगा, जिससे आज का सेशन अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को जमकर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, कि उनको भी बहुत फायदा पहुंच सके। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान न्यूज और बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड येट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज येलो डस्टबिन्स फॉर ओनली कोरोना रेजिड्यूल इन इंदौर। इंदौर संभवतः जो है भारत का, पॉसिबली भारत का पहला सिटी बना है जिसने कोरोना से रिलेटेड एक नया डस्टबिन लॉन्च कर दिया है। क्यों? क्योंकि कोरोना के समय इस्तेमाल की जाने वाली पीपी किट्स, मास्क या जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उसको आप अलग डस्टबिन्स में या ओपन में ना फेंके, उसके लिए एक स्पेसिफिक डस्टबिन बना रखा है कि सारा कचरा रिलेटेड टू, सारे डस्टबिन्स रिलेटेड टू कोरोना वो कहां पर किए जाए, फेंके जाए, तो वो येलो डस्टबिन में। तो इंदौर मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस शहर इंदौर जो है वो पहला शहर बना है भारत का जिसने येलो डस्टबिन नाम का एक कार्यक्रम चलाया है, जिसमें कोरोना से रिलेटेड जितनी भी आप कह सकते हैं पॉल्यूटेंट्स होगा वो सारा इस डस्टबिन में डाला जाएगा। तो इन मध्य प्रदेश टू प्रिवेंट कोरोना इन्फेक्शन द इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज प्लेसिंग येलो कलर डस्टबिन्स एट ऑल मेजर प्लेसेस इन द सिटी। दिस इज द थर्ड डस्टबिन अपार्ट फ्रॉम ब्लू एंड ग्रीन कलर्स। तो ऑलरेडी ब्लू एंड ग्रीन कलर्स के डस्टबिन हैं। गीला और सूखा कचरा के लिए भारत सरकार ऑलरेडी ब्लू और ग्रीन कलर का डस्टबिन लॉन्च कर चुकी है, लेकिन येलो कलर का डस्टबिन ये पहली बार लॉन्च किया है इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। एंड बीइंग प्लेस्ड फॉर ओनली कोरोना इन्फेक्टेड मटेरियल, कोरोना से इन्फेक्टेड जो भी मटेरियल है उसको ही उसके उपयोग के लिए यह डस्टबिन लगाया गया है। इंदौर इज अमंग द टॉप 10 कोविड-19 इन्फेक्टेड सिटीज ऑफ द कंट्री। तो टॉप 10 सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो है हमारे इंडिया के जो शहर है उसमें इंदौर भी शामिल है। इंदौर इज पॉसिबली द फर्स्ट सिटी, संभवतः इंदौर अपने काइंड का पहला सिटी बन गया जिसने ये यूनिक डस्टबिन लगाया है। जो पीपल है उससे पहले क्या करते थे? पीपल थ्रो कोविड-19 इन्फेक्टेड पीपी किट्स, ग्लव्स, मास्क
टू ग्रीन एंड ब्लू लिटर बिन्स और आउटडोर्स। तो वो ग्रीन या ब्लू डस्टबिन्स में डाल देते थे या आउटडोर कहीं पर भी फेंक देते थे, उससे संक्रमण फैलने का और भी ज्यादा खतरा रहता था, जिसको लेकर ये फैसला यहां पर ये कदम उठाया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपको पता होना चाहिए कि इंदौर जो है स्वच्छता सर्वेक्षण में भी नंबर 1 पे रहता है। तो इंदौर से पूरी उम्मीद थी कि वो ऐसा कदम जरूर उठाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगेन वही न्यूज आ गया, स्वच्छ सर्वेक्षण, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। 2016 से भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने एक रैंकिंग निकाला है। सर्वेक्षण का मतलब होता है रैंकिंग, तो स्वच्छ सर्वेक्षण का मतलब है कि क्लीनलीनेस रैंकिंग जो निकाली जाएगी कि भारत के सबसे साफ शहर कौन से हैं। तो 2016 से हर साल ये निकाला जाता रहा है और लगातार 3 सालों से तो इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो नंबर 1 पायदान पे रहा है, नंबर 1 पोजीशन पे रहा है भारत के सबसे साफ शहरों में। तो 6th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 4th जनवरी 2021। तो इसका जो छठा एडिशन होगा वो 4 जनवरी 2021 से शुरू होगा। तो सिंस इट्स फर्स्ट एडिशन बैक इन 2016, इसका पहला एडिशन हुआ था 2016 में। 2016 में द स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे हैज बीन कंडक्टेड एवरी ईयर, मेकिंग द प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग द सर्वे मोर रोबस्ट बाय रीडिजाइनिंग इट इनोवेटिवली। तो यहां पर और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए इस सर्वेक्षण को हर साल कुछ ना कुछ नए इनोवेटिव तरीके से इस सर्वे को किया जाता है, जिसका मेन मकसद क्या है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत को बिल्कुल गंदगी मुक्त कर देना है और यहां पर भारत के सभी शहरों को, सभी स्टेट्स को साफ रखना है। उसी के अंतर्गत हर साल ये सर्वेक्षण होता है, हर साल ये रैंकिंग निकाली जाती है। द टूल किट फॉर 2021 एंड द डेट्स फॉर 6th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण वॉज लॉन्च बाय हरदीप सिंह पुरी, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट कब की गई? 3 जुलाई को। मतलब 4 जनवरी 2021 से 6th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण शुरू होगा। इसकी अनाउंसमेंट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने करी है। कब? तो 3 जुलाई 2020 को। द टूल किट फॉर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 indicators introduced will focus on public participation and encouragement for innovators in the city। तो इस 2021 के सर्वेक्षण में पब्लिक पार्टिसिपेशन को, लोगों की भागीदारी को, जन भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा और लोगों को और इनकरेज किया जाएगा कि आप अपने शहर को कैसे और साफ रख सकते हैं। द स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2021 विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 4 जनवरी टू 31 जनवरी 2021। तो 4 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक ये सर्वेक्षण चलेगा। लेकिन 2020 के सर्वेक्षण के अनुसार सबसे साफ शहर कौन सा है? फर्स्ट पायदान पे इंदौर, ये आपने याद रखना है, इंदौर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट 7th न्यूज की तरफ और ये रहा आपके सामने 7th न्यूज। वियतनाम जो एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो है वियतनाम, होस्ट ऑनलाइन 36th एशियान समिट अमिड पेंडेमिक। तो इस महामारी के दौर में आशियान एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसे एशियान या आशियान हम कहते हैं। तो आशियान एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका फुल फॉर्म आप नोट डाउन कर सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये स्टैब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1967। ये दौर था कोल्ड वॉर का बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। ये शीत युद्ध का, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद कोल्ड वॉर का दौर था, जहां पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने शुरुआती 5 देशों के साथ मिलकर एशियान की शुरुआत की थी, जिसमें इन्होंने अपना एक संगठन मजबूत बनाया था कि शीत युद्ध के प्रभाव को कैसे कम किया जाए, कोल्ड वॉर के प्रभाव को कैसे कम किया जाए। और ये जो देश है ना तो यूएसएसआर की तरफ मूव करे और ना ही यूएसए की तरफ मूव करे और अपना एक अलग रास्ता चुने जिसका नाम इन्होंने एशियान रखा। और इन्होंने
कोल्ड वॉर के उस टेंशन को भी कम करने की कोशिश की थी। 8 अगस्त 1967 को इसका गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता, विच इज द करंट कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। और इसके फिलहाल कितने मेंबर्स हैं? 10 मेंबर्स हैं। 10 देश इसके मेंबर्स हैं। कुछ प्रमुख देशों के नाम: इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और इस तरह के कुछ देश जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। 10 देश इसके मेंबर हैं। और कुछ साल पहले भारत सरकार ने भी पहली दफा, भारत सरकार की एक प्रथा रही है कि वो हर साल रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बुलाते हैं। जैसे इस साल ब्राजील के प्रेसिडेंट को, जैर बोल्सोनारो को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था रिपब्लिक डे फंक्शन के ऊपर, परेड के ऊपर। तो ऐसे ही कुछ साल पहले एशियान के इन 10 देशों के पीएम प्रेसिडेंट को इनवाइट किया था। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि 10 देश के पीएम प्रेसिडेंट, उनके प्रमुख, भारत में रिपब्लिक डे के ऊपर चीफ गेस्ट के तौर पर, मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे। तो एशियान हर साल अपना एक सम्मेलन करता है, हर साल अपनी एक मीटिंग करता है। तो इस साल इनका ऑनलाइन मीटिंग कहां पर होस्ट हुआ? वियतनाम ने होस्ट किया। वियतनाम के बारे में थोड़ा सा लिख लें। वियतनाम की कैपिटल इज हनोई और वियतनाम की करेंसी इज डोंग, DONG, डोंग। वियतनाम की कैपिटल हनोई और करेंसी इज डोंग। तो साउथ ईस्ट एशियन लीडर्स हेल्ड देयर एनुअल समिट, सम्मेलन, हर साल इनका वार्षिक सम्मेलन, मीटिंग होता है, बाय वीडियो टू शो यूनिटी एंड डिस्कस अ रीजनल इमरजेंसी फंड टू रिस्पॉन्ड टू द इमेंस क्राइसिस ब्रॉट बाय द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो कोरोना वायरस महामारी को लेकर इन 10 देशों ने अपना एक ऑनलाइन मीटिंग किया कि वो किस तरीके से अपने आपको यूनिटी शो करें, एकता शो करें और इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में एक दूसरे का सहयोग करें। देन लॉन्ग डिवाइसिव साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट्स वर आल्सो इन द स्पॉटलाइट। तो साउथ चाइना सी, जिसके ऊपर वियतनाम, चाइना और भी कई देशों का विवाद रहा है, वो भी एक प्रमुख मुद्दा रहा डिस्कशन का इस ऑनलाइन मीटिंग के दौरान। द लीडर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन टॉक्ड ऑनलाइन ड्यू टू रीजनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन एंड हेल्थ रिस्क। तो स्वास्थ्य रिस्क को लेकर और अभी जो पाबंदी है विजिट को लेकर एक दूसरे देश में, इसको लेकर इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग की। वियतनाम द करंट एशियन चेयर, तो इस साल इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? वियतनाम हैड प्लान फेस टू फेस मीटिंग। वियतनाम ने तो प्लान किया था कि फेस टू फेस मीटिंग करेंगे, लेकिन हेल्थ रिस्क को देखते हुए, कोरोना वायरस को देखते हुए ये मीटिंग ऑनलाइन की गई है। बाकी सारी जानकारी मैंने आपको एशियान से रिलेटेड दे दी है। अब आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो मैं लेने के लिए कमेंट बॉक्स में आ रहा हूं और मैं देख रहा हूं। बिल्कुल, आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया है। 10 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और इसकी करेंसी जो है, वियतनाम की करेंसी जो है वो है डोंग। तो इससे रिलेटेड न्यूज जो है, क्या पूछा जाएगा आपसे कि 36th एशियन ऑनलाइन समिट जो है वो किस देश के द्वारा चेयर किया गया, अध्यक्षता की गई? वियतनाम के द्वारा। वियतनाम की सारी डिटेलिंग बता दी है और एशियन की सारी डिटेलिंग मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। प्रेसिडेंट गिव्स यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश। तो अभी करंटली यूपी की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या था अभी रिसेंटली? लालजी टंडन, जो अभी बीमार होने के कारण हॉस्पिटलाइज हैं और श्वास संबंधी उनको कुछ तकलीफें आई थी, जिनके कारण जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, जिस कारण से एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया है किनको? आनंदीबेन पटेल को। तो आर्टिकल 153 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153 जो है वो पोस्ट ऑफ गवर्नर की बात करता है। किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड स्टेट के अंदर कौन होते हैं? गवर्नर, राज्यपाल होते हैं, जो एक नॉमिनल हेड होता है स्टेट का। रियल पावर स्टेट का वेस्टेड होता है सीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो आर्टिकल 153 टॉक्स अबाउट द गवर्नर ऑफ स्टेट। और 7th अमेंडमेंट 1956 ने क्या कहा था? 7वां संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन के 7वें संशोधन ने क्या कहा था? उसने कहा था कि एक व्यक्ति 2 से ज्यादा राज्य का गवर्नर एक समय में अपॉइंट हो सकता है। तो 7th अमेंडमेंट 1956 ने यह बात कही कि एक व्यक्ति
एक समय में 2 से ज्यादा राज्य का गवर्नर अपॉइंट हो सकता है। उसी के तहत उत्तर प्रदेश की करंट गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर रहे हैं लालजी टंडन करंट, वो अभी बीमार होने के कारण उनकी जगह पर एडिशनल चार्ज किनको दिया गया है, मध्य प्रदेश का भी, तो वो दिया गया है आनंदीबेन पटेल को, जो यूपी की गवर्नर है। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज गिवन उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल एडिशनल चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश। द यूपी गवर्नर विल नाउ बी डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश in addition to her duties. She is taking over the post temporarily in the absence of MP Governor Lalji Tandon. 85-year-old लालजी टंडन को अभी रिसेंटली मेदांता हॉस्पिटल एडमिट किया गया था ऑन जून 11 विद ब्रीदिंग प्रॉब्लम, श्वास सांस संबंधी उनको प्रॉब्लम और फीवर है, जो अभी एक सपोर्टिव वेंटिलेशन के ऊपर है। Then next news is very important related to sports. रविंद्र जडेजा, सर रविंद्र जडेजा, मजाक में सर कहते हैं, इनको सर की उपाधि नहीं मिली है। रविंद्र जडेजा जो भारत के बहुत ही हरफन मौला ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, तो अभी रिसेंटली नेम्ड इंडियाज 21st सेंचुरी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बाय विजडन। तो विजडन एक मैगजीन का नाम है, तो विजडन क्रिकेट के द्वारा, विजडन मैगजीन के द्वारा, जो बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है क्रिकेट की, उसके द्वारा रविंद्र जडेजा को 21st सेंचुरी का इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ना तो सचिन तेंदुलकर, ना सौरव गांगुली, ना राहुल द्रविड़, ना गावस्कर, ना कपिल देव, 21st सेंचुरी का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो बताया गया है वो रविंद्र जडेजा को बताया गया। तो ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैज बीन नेम्ड द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर इंडिया इन द 21st सेंचुरी बाय विजडन। द 30-year-old MVP rating, most valuable player rating, which was calculated using the cricket data analysis tool CricViz, was 97.3। तो इसका एक डेटा निकाला गया CricViz की सहायता से, जो पॉइंट कितना बना इनका 97.3। His rating is second only to मुथैया मुरलीधरन। तो मुथैया मुरलीधरन दुनिया के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं रविंद्र जडेजा। और अगर भारत की बात करें तो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रविंद्र जडेजा 21st सेंचुरी के, और पूरी दुनिया की बात करें तो मुथैया मुरलीधरन। तो विजडन यूज क्रिकविज अ डिटेल्ड एनालिसिस टूल इन क्रिकेट टू एनालाइज हिज परफॉर्मेंस। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये न्यूज है, रविंद्र जडेजा को 21st सेंचुरी का विजडन के द्वारा, विजडन क्रिकेट के द्वारा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो चुना गया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रीकांत महादेव वैद्य अज्यूम्स चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन कौन बने हैं करंट? श्रीकांत महादेव वैद्य। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। और इन्होंने किनको सक्सीड किया है? संजीव सिंह हु है सुपर एन्यूटेड, जो रिटायर हो गए। संजीव सिंह जो रिटायर हो गए, उनकी जगह पे नए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन बने हैं? श्रीकांत महादेव वैद्य, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन एडिशन टू द पोस्ट ही विल सर्व एज द चेयरमैन ऑफ चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस पोस्ट के अलावा वो चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक रिफाइनिंग सब्सिडरी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का ही, वो उसके भी चेयरमैन रहेंगे। और एंड इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड, जो एक ज्वाइंट वेंचर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, ये उनके भी चेयरमैन रहेंगे। तो श्रीकांत महादेव वैद्य, आपको सिंपल क्या याद रखना है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL, ये स्टैब्लिश हुआ था 1959 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1959 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टैब्लिश हुआ था, और इनके करंट चेयरमैन कौन बने हैं? श्रीकांत महादेव वैद्य। नेक्स्ट चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ, और ये जो न्यूज है वेरी इंपॉर्टेंट है। स्विगी, जो एक इंडियन कंपनी है, जो आप यूज भी करते हैं, इसका इस्तेमाल भी करते हैं ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते वक्त। तो स्विगी पार्टनरशिप्स विद ICICI बैंक टू लॉन्च स्विगी मनी। तो स्विगी हैज लॉन्च इट्स ओन डिजिटल वॉलेट। स्विगी ने अपना खुद का डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है कि अगर अब आप स्विगी के ऊपर ऑर्डर करते हैं तो स्विगी वॉलेट की सहायता से आप वो पैसा पे कर सकते हैं। तो स्विगी हैज लॉन्च इट्स ओन डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी, जिसका नाम क्या रखा है? स्विगी मनी। और इन्होंने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप में इस वॉलेट को शुरू किया है? ICICI बैंक के साथ।
which to enable a single click checkout experience on its platform. It is an industry first instant digital wallet, और इस इंडस्ट्री का ये पहला डिजिटल वॉलेट है, मतलब स्विगी जिस इंडस्ट्री में काम करता है उसका पहला ये डिजिटल वॉलेट स्टार्ट किया है स्विगी मनी नाम से, आईसीआईसीआई बैंक की सहायता से. और स्विगी कस्टमर कैन इमीडिएटली यूज द वॉलेट इफ ही और शी इज एन एग्जिस्टिंग आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर. अगर आप स्विगी के साथ साथ आईसीआईसीआई के भी कस्टमर हैं तो आप तुरंत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप नॉन आईसीआईसीआई के हैं फिर आपका एक गवर्नमेंट आईडी लगेगा और फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आपको सिंपल क्या याद रखना है, आपसे पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि स्विगी नाम की कंपनी ने रिसेंटली अपना स्विगी मनी नाम का डिजिटल वॉलेट शुरू किया है, किस बैंक की सहायता से, किस बैंक की हेल्प से. तो योर आंसर वुड बी आईसीआईसीआई. तो स्विगी जो है ये स्विगी स्टैब्लिश कब हुआ था, 2014 में स्टैब्लिश हुआ, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु. बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है. 2014 में ये शुरू हुआ था, ठीक है. और आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म मेरे को बता दें आप, आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. फॉर्मर आरबीआई गवर्नर सी रंगराजन, जिनका पूरा नाम है चक्रवर्ती रंगराजन, रिसीव्स द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महालानोबिस अवार्ड. बहुत ही फेमस स्टैटिस्टिशियन थे, आंकड़ाविद थे पीसी महालानोबिस. सेकेंड 5 ईयर प्लान, भारत का जो दूसरा 5 ईयर प्लान है जो 1956 से 61 तक चला, जिसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को, औद्योगिकीकरण को हमने प्रमुखता दी, उसके मॉडल को हमने फॉलो किया था. 56 से 61 सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने किस स्टैटिस्टिशियन का मॉडल फॉलो किया था, और फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है इनको, पीसी महालानोबिस को, प्रशांत चंद्र महालानोबिस को. तो इनके नाम पर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये मंत्रालय ने नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया, उसके उपलक्ष्य में पहली बार इसी साल से पीसी महालानोबिस अवार्ड देने की घोषणा की गई है. हर साल ये अवार्ड दिया जाएगा जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, प्लानिंग को लेकर अगर बेहतरीन काम किया होगा भारत में, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, पीसी महालानोबिस अवार्ड. और ये अवार्ड किसको दिया गया, पहला अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड जो इसी साल स्टैब्लिश हुआ, ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा. तो ये अवार्ड दिया गया सी रंगराजन को दिया गया, जो इनका पूरा नाम है चक्रवर्ती रंगराजन, जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं. बिल्कुल किशोर शेट्टी जी, बिल्कुल सही उत्तर, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो बहुत ही खूब आपका आंसर, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म. तो यहां पर ये न्यूज बड़ा सिंपल सा न्यूज है कि ये अवार्ड पीसी महालानोबिस फर्स्ट अवार्ड जो है ये किसको दिया गया, सी रंगराजन को दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम. मतलब सी रंगराजन ने नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम में बहुत योगदान दिया था, जिसके कारण उनको ये अवार्ड दिया गया. द वर्चुअल इवेंट ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे वाज स्ट्रीम्ड लाइव ऑन ओवर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो ये ऑनलाइन ये इवेंट किया गया जिसमें ये अवार्ड दिया गया सी रंगराजन जी को. नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलीजेज अ बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स वर्चुअली. तो ऑनलाइन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एम वेंकैया नायडू. एम वेंकैया नायडू ने अभी एक बुक लॉन्च करी है, उस बुक का नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, और उसका पूरा नाम है 9 मेगा ट्रेंड्स. फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स. ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो एम वेंकैया नायडू वर्चुअली रिलीज अ बुक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स. द बुक इज ऑथर्ड बाय सीए वी पताभिराम. सीए वी पताभिराम, अ पब्लिक स्पीकर, ऑथर एंड टीचर, जो एक पब्लिक स्पीकर है, ऑथर है और टीचर है. द वर्चुअल इवेंट वॉज होस्टेड बाय आईसीटी अकेडमी, चेन्नई तमिलनाडु की ये अकेडमी है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट और पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन आईसीटी अकेडमी जो है वो, उन्होंने इस अवार्ड को होस्ट किया और इस बुक को
उन्होंने लॉन्च करवाया किनके थ्रू? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू के द्वारा। द बुक कवर्स द न्यू नॉर्म्स इन द की एरियाज ऑफ हायर एजुकेशन सच एज स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। तो इस बुक के अंदर क्या कवर हो रहा है कि हायर एजुकेशन का क्या फ्यूचर है, जिसमें स्टूडेंट टीचर का क्या रिलेशनशिप रहेगा, लर्निंग के मेथड्स क्या हो सकते हैं, लेबोरेटरीज एंड एग्जामिनेशंस जो हैं उसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं, और एक पैराडाइम शिफ्ट जो आया है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो आया है हायर एजुकेशन के पैटर्न में, उसके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है और हमारे इंडिया में हायर एजुकेशन को, उच्च शिक्षा को और उच्चतर लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे कैसे लेकर जाया जा सकता है, इसको लेकर इस किताब में बात की गई है। तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स जो हैं, उसके राइटर का नाम याद रख लीजिएगा, CAV पताभिराम, और इस बुक को लॉन्च किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। इंडिया लाइकली टू गेट 6 फुली लोडेड राफेल्स बाय जुलाई एंड। आपको क्या बताना है, राफेल नाम का जो ये जेट फाइटर है जो बहुत ही न्यूज में रहा है हाल फिलहाल, तो ये फ्रांस के द्वारा हम ले रहे हैं, फ्रांस देश से हम इसे ले रहे हैं राफेल नाम के जेट फाइटर को। लेकिन फ्रांस की किस कंपनी के द्वारा ये बनाया जाता है? राफेल जो बहुत ही फेमस जेट फाइटर है, ये फ्रांस की किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? तो इंडिया चाइना के कन्फ्लिक्ट को देखते हुए जुलाई एंड तक, जुलाई के अंत तक भारत 6 फुली लोडेड राफेल जो है उसको मंगाने पर विचार कर रहा है। तो इंडिया इज लाइकली टू गेट 6 fully loaded Rafale fighter aircraft by July and amid the ongoing border dispute with China along the line of actual control। LAC के समीप जो इंडिया चाइना का एक डिस्प्यूट चल रहा है, उसको लेकर राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट मंगाया जाएगा बाय द एंड ऑफ जुलाई। 6 loaded, fully loaded Rafales. The Rafale jets will be fitted with long range Meteor air to air missiles। तो फुली लोडेड के अंदर एयर टू एयर मिसाइल, मतलब हवा में से हवा में मारक क्षमता वाला मिसाइल जो है वो भी इसमें लोडेड होगा, जिसका रेंज जो है 150 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज, मतलब 150 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने की क्षमता है राफेल जेट फाइटर के अंदर। द एयरक्राफ्ट डिलीवरी विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन एंड द ऑनगोइंग ट्रेनिंग ऑफ IAF पायलट्स इन फ्रांस। तो इंडियन एयरफोर्स के कुछ पायलट्स जो हैं अभी फ्रांस में राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। राफेल तो ये जैसे ही वहां उनकी ट्रेनिंग खत्म होगी तो ये सौदा जो है उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। एंड द एयरक्राफ्ट विल बी फ्लोन इन फ्रॉम फ्रांस एंड विल बी मेड ऑपरेशनल विद इन अ फ्यू डेज इटसेल्फ। तो ये फ्रांस में उड़ाया जा रहा है और कुछ ही दिनों में ये इंडिया आएगा और ये ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। द ओरिजिनल प्लान वॉज टू गेट 4 राफेल फाइटर जेट्स इंक्लूडिंग 3 ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन्स फॉर ट्रेनिंग द पायलट्स हेयर एट अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। शुरुआत में क्या प्लान था कि हम 4 राफेल फाइटर जेट मंगाए, जिसमें से 3 जो होंगे वो ट्विन सीटर होंगे जिसमें ट्रेनर भी बैठा होगा साथ में। लेकिन अब हम कितने मंगा रहे हैं? 6 मंगा रहे हैं और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर इसकी तैनाती होगी। द एयरफोर्स स्टेशन विल बी द फर्स्ट बेस ऑफ द राफेल फाइटर जेट्स इन इंडिया। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राफेल जेट फाइटर का पहला एयरफोर्स स्टेशन बताइए इंडिया में जो इसका पहला बेस बना है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, हरियाणा में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन राफेल जेट फाइटर का पहला बेस बना है। तो यहां पर आप सभी से क्वेश्चन पूछा था कि राफेल जेट जो है फ्रांस की किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? दसॉल्ट एविएशन के द्वारा। दसॉल्ट एविएशन के द्वारा, दसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी है जो फॉर्म करती है, जो बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है राफेल फाइटर जेट्स को। देन 15 क्वेश्चन की तरफ निकल चले हम। इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान विल नॉट बी अफेक्टेड बाय कोविड-19 पेंडेमिक। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा यह अनाउंसमेंट किया गया कि भारत का बहुप्रतीक्षित जो एक अभियान है, मानव अभियान, चांद के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर लूनर मिशन जो है, गगनयान मिशन, जो इंडिया के 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस 2022 में भारत का बहुप्रतीक्षित ये अभियान जो है चंद्रमा पे लॉन्च किया जाएगा, जहां पर मानव, भारत का पहला मानव अभियान जो है
मैन मिशन टू मून जो है वो लॉन्च किया जाएगा। द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑन जून 29 स्टेटेड दैट द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान विल नॉट बी अफेक्टेड बाय कोविड-19। तो इसरो के द्वारा और जितेंद्र सिंह के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि कोविड-19 करके 2022 में गगनयान का जो एक भेजा जाना जो था एक अभियान, वो अफेक्ट नहीं होगा, वो प्रभावित नहीं होगा। तो पेंडेमिक एंड प्रिपरेशन हैव बीन कैरिंग ऑन इन द राइट डायरेक्शन, और इसका जो तैयारी चल रही है वो बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। द मिनिस्टर आल्सो इलैबोरेटेड अबाउट द कैबिनेट डिसीजन टू एनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन इसरो एक्टिविटीज, और मिनिस्टर ने यह भी बताया है कि वो किस तरीके से इसरो के अंदर निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। ही एडेड दैट द रेगुलेटरी बॉडी इन स्पेस will provide a level playing field to private players and encourage their participation। तो निजी भागीदारी के लिए इन्होंने एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी है जिसका नाम रखा है इन स्पेस, जिसके साथ निजी कंपनी जुड़ेगी और इसरो के अंदर इन्वेस्ट करके वो हमारे स्पेस अभियान को, अंतरिक्ष अभियान को और भी गति देंगे। और इसके अंदर ब्रीफिंग किया कि गगनयान, इस मानव अभियान का नाम, मैन मिशन टू मून का नाम, इंडिया फर्स्ट मैन मिशन टू मून का नाम गगनयान है, जो भारत के 75वीं वर्षगांठ जो है भारत की स्वतंत्रता दिवस, इंडियन इंडिपेंडेंस इन 2022, इसके उपलक्ष्य में यह अभियान लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। 16th न्यूज की तरफ चलते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू, हमारे खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू, लॉन्चेज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऐप नाडा इंडिया। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऐप खेल के दौरान खिलाड़ियों के द्वारा नशीली पदार्थ का इस्तेमाल या ऐसे प्रतिबंधित पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है जो उनके खेल में उनकी ताकत को बढ़ा देते हैं, जिस कारण से एंटी डोपिंग एजेंसी उसको रोकने का प्रयास करती है। तो इसको लेकर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उन्होंने पहला ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप का नाम रखा है नाडा इंडिया। तो आपको क्या याद रखना है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का पहला ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नाडा इंडिया। कई बार खिलाड़ियों को कम जानकारी होने के कारण वो कई ऐसे पदार्थ को कंज्यूम कर लेते, जैसे अभी रिसेंटली आपने सुना होगा पृथ्वी शॉ, इंडिया के उदयमान खिलाड़ी, बहुत ही प्रतिभाशाली प्लेयर, बहुत ही यंग प्लेयर पृथ्वी शॉ, वो बीमार थे, उनको कुछ खांसी जुकाम हुआ, उन्होंने कफ सिरप जो है, ऐसे ही जैसे हम रेगुलर घर में कफ सिरप पी लेते हैं, उन्होंने कफ सिरप पी लिया। तो कफ सिरप पीने से जो उनके बॉडी के अंदर सब्सटेंस पाया गया, जो कुछ पदार्थ पाए गए, उसके कारण उनके ऊपर 6 महीने का बैन लग गया। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार खिलाड़ी अनजाने में ऐसे पदार्थों का सेवन कर लेते हैं जो नाडा या फिर वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा प्रतिबंधित, प्रोहिबिटेड माने जाते हैं। तो इस कारण से ये ऐप खिलाड़ियों को और कोचों को जानकारी देगा कि आप इन वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें या ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल ना करें। तो नाडा इंडिया was released by Sports Minister Kiran Rijiju. The initiative is an important step towards dope-free sports, providing updates and information about the banned substances and their use to aware the athletes and coaches. The Sports Secretary Ravi Mittal and Director General of NADA Naveen Agarwal also attended the launch. India is working towards clean sports. Thus the app helps to create awareness and provide relevant information to athletes. तो यहाँ पर खिलाड़ियों को सारी जो इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं वो प्रदान की जाएंगी और इंडिया चाहता है कि वो आगे अपना एक क्लीन स्पोर्ट्स बनाए, मतलब स्वच्छ वातावरण दे स्पोर्ट्स को, जिसमें डोपिंग नाम का जो कलंक है वो इंडिया से दूर ही रहे तो बेहतर है। तो नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की तरफ। कुछ न्यूज रह गए, उसके बाद आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ हम करेंगे क्विज अटेंड। तो आईसीसी कंडोल्स डेथ ऑफ लेजेंडरी वेस्ट इंडीज क्रिकेटर, WI का मतलब है वेस्ट इंडीज क्रिकेटर, एवर्टन वीक्स। तो 3W का नाम हमेशा से बड़ा फेमस रहा है क्रिकेट में। पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 3W का नाम जो है क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और ये तीनों W जो हैं वो वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते थे। पहले 2W जो हैं उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी करंट जो W है जिनका नाम था एवर्टन वीक्स, उनकी अभी रिसेंटली मौत हुई है। बहुत ही महानतम प्लेयर इनको माना जाता है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑन जुलाई 2, 2020 एक्सटेंडेड इट्स कॉन्डोलेंसेज, इन्होंने श्रद्धांजलि दी है, शोक प्रकट किया है फॉलोइंग द पासिंग ऑफ लेजेंडरी वेस्ट इंडीज बैट्समैन एवर्टन वीक्स हु वाज अ पार्ट ऑफ फेमस वेस्ट इंडीज ट्रियो द 3Ws। तो ये 3 लोगों का
एक समूह था, जैसे हमारे भारत में त्रिमूर्ति कहा जाता था, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को, ऐसे ही 3W का नाम वेस्ट इंडीज की क्रिकेट में बड़ा फेमस रहा। पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 ईयर्स ऑन जुलाई 1st। ही इज आल्सो पार्ट ऑफ आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। आईसीसी ने कुछ प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को अपने हॉल ऑफ फेम में जगह दी है, उसमें भी शामिल थे एवर्टन वीक्स। तो एवर्टन वीक्स वाज अ टॉप बैट्समैन ऑफ हिज एरा हुज परफॉर्मेंसेज हैव बीन आइकॉनिक। द 3Ws कंप्राइजिंग फ्रैंक वॉरेल, तो 3W का क्या नाम था? फ्रैंक वॉरेल, क्लाइड वॉलकॉट एंड एवर्टन वीक्स हैड डोमिनेटेड द वर्ल्ड क्रिकेट इन द पोस्ट वॉर एरा। पोस्ट वॉर का मतलब 1945 के बाद। Weeks was considered the best batsman among the three and was an integral member of one of the best test sides ever. तो Weeks had played a total of 48 tests from 47 to 1958। 11 साल में सिर्फ 48 टेस्ट ही खेले, क्योंकि उस समय मैचेस इतने ज़्यादा नहीं होते थे। तो 48 टेस्ट में उन्होंने कुल रन कितने मारे? 4455 रन मारे। तो बहुत ही मतलब 50 से ज़्यादा का इनका एवरेज रहा उस ज़माने में, और बहुत सारे उन्होंने दोहरे शतक और शतक भी मारे। तो एवर्टन वीक्स वेस्ट इंडीज के फॉर्मर क्रिकेटर, जिनको लीजेंडरी क्रिकेटर कहा जाता है, उनकी मौत हुई है। नेक्स्ट, शशांक मनोहर स्टेप्स डाउन एज आईसीसी चेयरमैन पोस्ट। तो आईसीसी के चेयरमैन कौन थे? शशांक मनोहर। अभी इलेक्शन होने जा रहा है, तो इलेक्शन से पहले उन्होंने उस पोस्ट से खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया है। तो इंडिया शशांक मनोहर स्टेप डाउन एज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन। ही अनाउंस दिस जस्ट 1 वीक बिफोर द इलेक्शन। एक सप्ताह पहले ही उन्होंने, इलेक्शन से एक सप्ताह पहले उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, जो सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं, वो अभी अंतरिम हेड रहेंगे। जब तक इलेक्शन से नया चेयरमैन नहीं चुना जाता है, तब तक इमरान ख्वाजा इसके इंटरिम हेड होंगे। शशांक मनोहर जो इंडिया से थे, वो आईसीसी के चेयरमैन थे, जिन्होंने अभी रिसेंटली उस पोस्ट से इस्तीफा दे दिया। आपको क्या बताना है? हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी, जल्दी से बताइएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर लंदन में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। दुबई में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। नेक्स्ट चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। वेटरन कोरियोग्राफर सरोज खान डाइज ऑफ कार्डियक अरेस्ट एट द एज ऑफ 71। तो 3 टाइम नेशनल अवार्ड विनर, वेटरन बॉलीवुड कोरियोग्राफर, डांस शिक्षिका सरोज खान पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई भी रिसेंटली। 71 ईयर्स ओल्ड थी। चाइल्ड आर्टिस्ट से अपना काम उन्होंने शुरू किया था। मधुमती मूवी में भी उन्होंने काम किया था एज अ बैकग्राउंड डांसर। देन उसके बाद उनका सफर कभी रुका ही नहीं, और इन अ करियर स्पैनिंग 4 डिकेड्स खान कोरियोग्राफ्ड नियरली 2000 सॉन्ग्स। 2000 से ज्यादा गानों में उन्होंने कोरियोग्राफी करी है, डांस सिखाया है बड़े बड़े एक्टर्स को। द लीजेंडरी आर्टिस्ट वॉज अ रेसिपिएंट ऑफ 3 नेशनल अवार्ड्स। उनको 3 राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं। देवदास मूवी के लिए, जब भी मेट मूवी के लिए, और तमिल की मूवी थी श्रृंगरम, उसके लिए। तो शी वॉन फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर मूवीज लाइक हम दिल दे चुके सनम, गुरु, खलनायक एंड चालबाज। और फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको इन मूवीज के लिए मिल चुका है। सरोज खान फेमस कोरियोग्राफर। देन 20th क्वेश्चन अभी रिसेंटली हमने किया। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है एवरी ईयर, और ये किनका बर्थ एनिवर्सरी कॉमेमोरेट करते हैं? प्रोफेसर पीसी महालानोबिस, प्रशांत चंद्र महालानोबिस के बर्थडे 29 जून को भारत सरकार नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाती है। और पहली बार इसको सेलिब्रेट किया था 2007 में, 2007 में। क्यों? क्योंकि सेकेंड 5 ईयर प्लान, अभी मैंने आपको बताया सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61 किस स्टैटिस्टिशियन के मॉडल पर बेस्ड था? तो वो था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जिनके नाम पर मनाया जाता है। पीसी महालानोबिस मॉडल के ऊपर बेस्ड था, जिस वजह से उनका एक रोल जो था भारत के स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में बहुत बड़ा था। इस वजह से उनके बर्थडे पे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। और इसके अलावा उनके मॉडल को फॉलो किया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1st। इस दिन को सीए डे भी मनाया जाता है। सीए डे, चार्टेड अकाउंटेंसी डे भी मनाया जाता है। जीएसटी डे भी सेलिब्रेट करते हैं इसी दिन को। जीएसटी डे 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, तो जीएसटी डे भी 1 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सबसे फेमस कोरोना वायरस के टाइम पर नेशनल डॉक्टर्स डे रहा, जहां पर 1 जुलाई को यह सेलिब्रेट किया जाता है। और ये किनके
बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू थैंक द डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस फॉर देयर रिलेंटलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी। द थीम ऑफ दिस ईयर्स डॉक्टर डे इज लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 से कम मृत्यु हो, उसके ऊपर हमने ये थीम रखा है इसका। द फर्स्ट नेशनल डॉक्टर्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन जुलाई 1991 इन इंडिया। दिस डे मार्क्स द बर्थ एज वेल एज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। तो भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर, उनके जन्म और मृत्यु दिवस एक ही दिन था, 1 जुलाई को। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, उनके जन्म और मृत्यु दिवस के ऊपर ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सबसे फेमस डॉक्टर थे भारत के, और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और भारत के मशहूर डॉक्टर, उन्हीं के बर्थडे पे 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। लास्ट न्यूज, वन महोत्सव वीक। वन महोत्सव वीक 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है हर साल। तो वन महोत्सव इज एन एनुअल 1 वीक ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल ऑब्जर्व फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई 2020 इन इंडिया। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल थाउजेंड ऑफ ट्रीज एंड आर प्लांटेड ऑल ओवर इंडिया। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई वन महोत्सव, वन का मतलब फॉरेस्ट, महोत्सव का मतलब सेलिब्रेशन, ये मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटिंग कर सके, वृक्षारोपण जो है हम ज्यादा से ज्यादा कर सके, जिसको लेकर ये सेलिब्रेट किया जाता है। इन 1950 इट वाज स्टार्टेड बाय के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी जो उस समय यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर और फूड थे। तो कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री जो थे के.एम. मुंशी, उनके द्वारा सबसे पहली बार ये स्टार्ट किया गया था 1 से 7 जुलाई 1950। इट वाज स्टार्टेड टू क्रिएट अवेयरनेस इन द माइंड ऑफ द पीपल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज। तो किस तरीके से जंगलों को हम बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, और नए पौधों को कैसे लगा सकते हैं, प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज, उसके ऊपर ये बातचीत की गई थी। तो 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव वीक। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है, न्यू सेशन समाप्त होता है। आज ही के सेशन से जुड़ा हुआ हम क्विज अटेंड करेंगे। तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कि बहुत बच्चे आज के सेशन को रिवाइज कर सकें और सीधा क्विज में हमारे साथ जुड़ सकें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। इंडिया ऑब्जर्व वन महोत्सव वीक फ्रॉम डैश टू डैश जुलाई। हमारी टेक्निकल टीम ने शायद आंसर डिलीट नहीं किए है यहां से। तो इंडिया ऑब्जर्व्स वन महोत्सव वीक फ्रॉम डैश टू डैश। तो जल्दी से बताइए आप। तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का, आंसर दिख भी रहा है आपको, ए 1 to 7 जुलाई। बहुत बढ़िया। स्वीटी, अर्चना, अमनदीप, अर्शदीप, किशोर, तमन्ना, सुश्री, सोनिया, यशु, हरप्रीत, रुचिका, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, और बहुत खूब आप सभी का उत्तर 1 to 7 जुलाई। तो क्या टेक्निकल टीम ने इस इशू को सॉल्व कर लिया है? तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें जिसमें स्टूडेंट को सहायता ना मिले। नेक्स्ट न्यूज की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्विज की तरफ। बिल्कुल सही उत्तर, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर इज ए, दैट इज 1 to 7 जुलाई। Find the bank which has partnered with Swiggy to launch India's first instant digital wallet Swiggy Money। तो स्विगी ने स्विगी मनी रिसेंटली किस बैंक की सहायता से लॉन्च किया है? जसकरण, कीर्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है। किस बैंक के साथ हमने अभी रिसेंटली स्विगी ने स्विगी मनी नाम का डिजिटल वॉलेट जो है वो शुरू किया है? बहुत खूब। चलिए, डी आंसर, आईसीआईसीआई इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते। हु हैज रिसीव्ड द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महालानोबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स 2020? तो इसमें से पहला पीसी महालानोबिस अवार्ड किसने जीता है? संगीता रेड्डी, अरविंद पांडे, चक्रवर्ती रंगराजन या बीसी रॉय? जल्दी से जल्दी बताइएगा थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज, बिल्कुल सही उत्तर आप सभी के द्वारा आ रहा है यहां पे,
चलिए, सी रंगराजन इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी, एंड सी रंगराजन इज द करेक्ट आंसर। देन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। बहुत खूब, आप सभी स्टूडेंट्स का उत्तर बी 1 जुलाई इज द करेक्ट आंसर। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स विच वाज रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू। तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नाम की बुक जिसको एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, उनके ऑथर का नाम बताइए। टी एन मनोहरन, बी अन बुथाम्बी, लक्ष्मी नारायणन, वी पट्टाभीराम। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा। बहुत खूब, आप सभी स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन और भागीदारी बहुत ही उत्तम है, और इसी के साथ आप रिवीजन कर रहे हैं आज के सेशन का, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो बिल्कुल सही उत्तर डी ऑप्शन, वी पट्टाभीराम is the correct answer. D option is the right answer for this question. Fifth question का right answer is D. नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज ये रहा आपके सामने। सिक्स्थ क्वेश्चन, which of the following cities has become the first city to place a separate yellow dustbin for the corona residual? तो कोरोना के रेजिड्यूल के लिए, कोरोना के जितने भी डस्टबिन है उसको डस्ट करने के लिए एक येलो डस्टबिन नाम का पहला स्टेप किस सिटी ने अभी उठाया है, वो आपको बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत खूब, यहां पर मैं देख पा रहा हूं सभी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर आपने देना है यहां पे, और बिल्कुल सही, इंदौर इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का ये शहर जो स्वच्छ सर्वेक्षण में भी नंबर 1 रहता है, और येलो डस्टबिन नाम का पहला स्टेप उठाकर भी ये नंबर 1 रहा है, इंदौर। बिल्कुल सही। 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समय को जाया नहीं करते हैं, आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे जल्दी। और ये रहा 7वां क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी हैज इनागुरेटेड इंडियाज प्लाज्मा बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़। तो ये क्वेश्चन नहीं था आपके अभी आज के सेशन में, लेकिन आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। आप सोच रहे होंगे कि जो फर्स्ट न्यूज आज के डे में कराया था कि महाराष्ट्र ने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लैटिना लॉन्च किया है, वो ये क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज इनॉगरेटेड इंडियाज प्लाज्मा बैंक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 पेशेंट। तो इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक या प्लाज्मा थेरेपी से इलाज कौन से स्टेट या यूटी ने किया था? बिल्कुल सही उत्तर आप सभी का यहाँ पे दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। न्यू दिल्ली, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। प्लाज्मा बैंक जो है सबसे पहली बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने इसकी अनाउंसमेंट करी थी, जहां पर उन्होंने 2 महीने पहले कहा था कि रिसेंटली कोरोना से जो स्वस्थ हुए पेशेंट्स हैं, अगर वो अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो वो मानव भलाई के लिए सबसे बड़ा कदम होगा, और उन्होंने प्लाज्मा बैंक की शुरुआत अभी हाल फिलहाल में की है। तो इंडियाज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक स्टार्टेड बाय दिल्ली। तो बिल्कुल सही। 8th question, recently Saroj Khan passed away. She was a famous, very easy question. She was a famous what? Choreographer, politician, singer या journalist? चलिए, बहुत खूब, 8th क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा जल्दी से, और बहुत खूब आप सभी का उत्तर यहां पे आ रहा है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सरोज खान who recently passed away belongs to, she was a famous, exactly. The right answer for this question is A, that is choreographer. Choreographer। 9th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, और बहुत खूब आप सभी का उत्तर, और 9th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। How many Chinese mobile applications citing national security has been banned by Indian government? 51, 52, 59 या 63? रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने
नेशनल सिक्योरिटी का हवाले देकर कितने चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन किया है? जल्दी से उत्तर दीजिएगा 9th क्वेश्चन का। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। फिर हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते मंगलवार को इसी समय सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स द वेकअप शो वीकली शो के अंदर। तो 9th क्वेश्चन का राइट आंसर इज एग्जैक्टली सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन का राइट आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which of the following country has the chair of Association of Southeast Asian Nation 2020? तो 2020 एशियन नेशन की मीटिंग का चेयरमैनशिप अध्यक्षता कौन से देश ने करी है? लाओस, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम। ये सभी देश एशियान के मेंबर देश हैं, लेकिन इसमें से अध्यक्षता इस साल किसने करी है? तो वो आपको उसका उत्तर देना है। और बहुत खूब आप सभी का यहां पर भागीदारी। अंतिम क्वेश्चन है और आज ही के साथ आज का ये सेशन खत्म हो जाएगा इसी आंसर के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल सही उत्तर इस क्वेश्चन का भी आ रहा है सभी स्टूडेंट्स के द्वारा, बी, वियतनाम इज द करंट चेयर ऑफ एशियान 2020। तो बी क्वेश्चन 10th क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी ऑप्शन। तो इसी के साथ आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन की हम समाप्ति करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी मंगलवार को सुबह 10 बजे वीकली करंट अफेयर्स द वेकअप शो के साथ। मैं कुमार संभव तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जुड़िएगा हमारे साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।